मान रहे आज जो है हम अपना ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक वो देखेंगे, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि कल्चरल एंड एथिकल इश्यूज क्या आते हैं। याद रहे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान एक जो फॉर्म है वो किन किन चैलेंजेस का सामना कर रही होती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कंप्लीट करने के बाद हमारा कल्चरल एंड एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। वो ये कहता है कि ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये बेसिकली दो इश्यूज हैं कि कल्चर जब हमारा डिफरेंट होता है तो डिफरेंट कल्चर की वजह से भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम या मसले मसाइल चल रहे होते हैं, और कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं। एथिकल इश्यूज से मुराद ये है कि जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भी ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आ जाते होते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ, या थोड़ी सी इसके अंदर से जो एक शॉर्ट समरी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। समरी वो ये है कि जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या नेफ्टा है या यूरोपियन यूनियन है, जिनमें कंट्रीज के दरमियान जो एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री या उस बैरियर को ख़त्म करके ट्रेड को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर वो लोग उसका जायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को या फर्म्स को फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर वो उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे तो उससे फिर क्या होगा कि बजाय ट्रेड के प्रमोट होने के, बजाय बिजनेस के प्रमोट होने के, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंट्री के अंदर सोशल इवल्स में इजाफा होगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है डेवलपिंग मिशन एंड स्ट्रेटजीज। अब मिशन एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें मिशन और विजन का पता होना चाहिए कि बेसिकली ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले मिशन है, और मिशन से पहले हमारा आता है विजन। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ विजन के बारे में कि जब हम एक जगह पे खड़े होकर देख रहे होते हैं किसी भी दूर चीज को, तो जहाँ तक हमारी नजर जा रही होती है वो हमारा विजन होता है। और विजन जो है कभी भी पूरा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। अगर मैं एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखूं व्हाट वी वांट टू अचीव, दिस इज अवर विजन, एंड हाउ वी विल अचीव दिस विल बी अवर मिशन। तो यहाँ पे डेवलपिंग मिशन एंड स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे अपने मिशन एंड विजन स्ट्रेटजीज जो हैं वो बना रही होती हैं। सबसे पहले वो ये है, मिशन है, कहते हैं द पर्पस और रिलेशन रैशनल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस की कोई ना कोई वजह होती है, उसे हम कहते हैं मिशन। एंड स्ट्रेटजी कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को, कि हम कैसे अपने मिशन और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। इसी तरह उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट तरीके से बनाई जाती हैं। याद रहे कि स्ट्रेटजीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती हैं इसलिए ताकि हम जो है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, यानी कि हम अपने गोल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के अंदर, और फिर हर स्ट्रेटजी के अंदर हमारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और हर प्लानिंग के नीचे छोटे छोटे प्लान्स होते हैं। ठीक है। तो वो ये कहता है कि फर्म अचीव मिशंस इन थ्री कंसेप्चुअल वेज। अपना जो मिशन है जी वो तीन कंसेप्चुअल वेज के साथ वो क्या कर सकती है जी, अचीव कर सकती है। डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट लीडरशिप है, रिस्पॉन्स। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हमने अपने आप को दूसरी फॉर्म से डिफरेंट बनाना होता है। एंड कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है कि हमने अपनी कॉस्ट ऐसी रखनी होती है कि मार्केट में हमारी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती खरीदी भी जाए और सेल भी हो। एंड द रिस्पॉन्सेज से मुराद ये है कि अगर हमें कस्टमर ऑर्डर करता है तो हम फौरी तौर पे क्या करें, उसका रिस्पॉन्स भी दें। जैसे अब नंबर वन ये है, डिफरेंशिएशन से मुराद बेटर और एटलीस्ट डिफरेंट। कॉस्ट लीडरशिप से मुराद चीपर। एंड थर्ड वन इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि मोर रिस्पॉन्सिव, कि आपको अगर आप अपनी चीज़ को सेल करते हैं तो आपको क्या होना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, कस्टमर्स की क्यूरीज का आपको जवाब देना पड़ता है। अब थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ तो आपके सामने डायग्राम है 2.3। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कुछ फॉर्म्स की। फॉर्म्स के ये जो आपने 10 ओएम डिसीजंस पढ़े थे उनको लेके उसने कुछ यहाँ पे मिशंस बनाए हुए हैं। खैर हम आगे थोड़ा सा मजीद मूव करते हैं। वो कहता है अचीविंग कंपेटिटिव एडवांटेजेस थ्रू ऑपरेशंस।
कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? कहते हैं द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एडवांटेज ओवर द कंपेटिटर। जैसे अगर मैं दो मोबाइल्स की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो हर मोबाइल का दूसरे मोबाइल के ऊपर कोई कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। मैं कहता हूँ जी, एक तरफ एप्पल कंपनी है, दूसरी तरफ सैमसंग एंड्रॉयड है, तो वहाँ पे हर कंपनी को एक दूसरी कंपनी के ऊपर एक कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ, मैं कहूँगा जी इसकी जनाब प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। और अगर कंपैरिजन मैं करूँगा इसका एंड्रॉयड सैमसंग के साथ या किसी और के साथ, तो वो कहेंगे जी हमारा हमारे जितने भी फीचर्स हैं वो एप्पल से ज़्यादा हैं, लेकिन चीप प्राइस के ऊपर। तो उनके लिए जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उनकी चीप प्राइस है। अब वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन ऑपरेशंस के थ्रू क्या करते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। वो ये कहता है वी आर डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिव। जैसा कि ऊपर हमने इसके बारे में एक लाइन में पढ़ा था, अब ये थोड़ा डिटेल में चीजें आएंगी। सबसे पहले कंपीटिंग ऑन अच्छी डिफरेंशिएशन की बात बात। कर रहे हैं। कंपीटिंग ऑन डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं कि हम जो है डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे उनको compete कर सकते हैं। वो कहते हैं कि distinguishing the offering of an organization in the way that the customer perceive as a adding value। आप जब भी कोई एक डिफरेंट फीचर ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो कस्टमर जब उसको इस्तेमाल करे तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसने जितने पैसे लगाए थे वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। यानी वैल्यूज में इजाफा होना चाहिए, वो नेक्स्ट टाइम भी आपकी चीज़ खरीदेगा, और नेक्स्ट टाइम भी क्या करेगा, वो लोगों को फोर्स करेगा कि यार इस कंपनी की चीज़ खरीदो। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि आप जब एक चीज़ सेल करते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं, तो अक्सर औकात वैल्यू ऐड करने के लिए आपको खुद भी उसमें मैदान में उतरना पड़ता है। आप लोगों को कहते हैं हाँ जी देखे ये चीज़ आपने इस्तेमाल की है, हमसे ज़्यादा सस्ती और हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पूरी मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप चाहे खरीद कर देख लें, अगर कोई आपको देगा मैं आपको फ्री दे दूंगा ये चीज़। तो जब इस तरह की बातें एक बंदा कर रहा होता है, तो व्हाट डज इट मीन कि वो खुद को इन्वॉल्व करके इसके अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन का एक फीचर होता है। एंड एक्सपीरियंस डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अगेन बात वही आ गई है कि जब लोग फिजिकली तौर पे चीज को इस्तेमाल करेंगे या आपकी सर्विसेज लेंगे, तो उनके एक्सपीरियंस में जब एक इजाफा होता है या उसकी वैल्यूज में इजाफा होता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कौन सी डिफरेंशिएशन है, ये एक्सपीरियंस डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंपीटिंग ऑन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कंपीटिंग ऑन कॉस्ट से मुराद क्या है कि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि मार्केट के अंदर अपनी वो चीज़ प्रोवाइड करें जो चीज़ कॉस्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा सस्ती हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा होता है कि कंपनीज कहती हैं हाँ जी हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाए। तो जो देसी किस्म के होते हैं ना वहाँ पे बैठे हुए अकाउंटेंट, वो कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि 10-20 रुपए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उसमें इजाफा कर दें, आपके रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। हालांकि ये बड़ा अहमकाना डिसीजन होता है। जो अक्लमंद या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो बोलेगा कि सर आप अपने फर्म की जो इंटरनल कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल करें। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कॉस्ट जो है वो आपको पता है कि 3 फैक्टर्स की शक्ल में आ रही होती है। आपका जो मटेरियल होता है, आपकी जो लेबर होती है, आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, और उसके नीचे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं जो अप्लाइड एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उनको आप कंट्रोल करें। फिर जिसके लिए आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ते हैं, फिर जिसके लिए आप लेबर और या लेबर वाला एक चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो भी आप पढ़ते हैं। फिर जिसके लिए आप फैक्ट्री ओवरहेड वाला चैप्टर भी एक पढ़ते हैं, जिसमें एक्चुअल एंड अप्लाइड जो एफओएच होती हैं उनका कंपैरिजन आप करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें जो है जिसके अंदर आती हैं। थर्ड वन इज द कंपीटिंग ऑन रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। वो ये कहता है सेट ऑफ द वैल्यूज रिलेटेड टू द रैपिड फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल परफॉर्मेंसेस। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। के अगर कोई बंदा आपकी चीज इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल करते हुए उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मोर रिस्पॉन्स होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं जी हमारे पास गारंटी है, हमारे पास वारंटी है, तो आप जनाब जो है जब भी कॉल करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एचबीएल का क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो मैंने कोई रात को 11-12 बजे कॉल की, तो उस वक्त भी कस्टमर वो जो होते हैं नुमाइंदे जो होते हैं उन्होंने मेरी कॉल एक्सेप्ट की है, मुझे रिस्पॉन्स किया बाकायदा तौर पर, और मुझे उसका हल भी बताया। So what does it mean? They are more responsive to include or to add values in their product and services. नेक्स्ट थोड़ा सा हम क्विकली आगे आता हूँ जी। ये तीनों चीज़ें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या गेन कर सकें, कंपेटिटिव एज गेन कर सकें। नेक्स्ट वन इज द, ये कहता है द स्ट्रेटजीज ओएम डिसीजंस। जो 10 स्ट्रेटजीज ओएम डिसीजंस और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर, वो 10 डिसीजंस कौन से होते हैं जी? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटे, पेपर में आया हुआ था 2 से 3 दफा ये एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है? वो कहता है
गुड्स एंड सर्विसेज डिज़ाइन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उनकी कॉस्ट, उनकी क्वालिटीज़ और उनकी जो भी फैक्टर्स हैं वो क्वालिटी वाइज सबसे ज़्यादा बेहतर हों, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हों, और कस्टमर जो है उसको खरीदने के बाद ये डिसीजन लेके यार वाकई इन जैसा कोई भी नहीं है। सेकंड वन इज द क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी बेसिकली कहते हैं कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि हम अपनी क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं वो बना रहे हैं और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्वालिटी वाला एक तीसरा चौथा चैप्टर आएगा बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। थर्ड वन इज द प्रोसेसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनलाइज करने के लिए जो प्रोसेसेस किए जाते हैं, प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। जैसे एक चीज रॉ मटेरियल से फाइनल फिनिश गुड्स तक जाती है और वो किसी प्रोसेस के थ्रू जाती है। इसी तरह ओएम के अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रॉपर किसी प्रोसेस के थ्रू आगे जाती हैं, और उन प्रोसेसेस को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। और अगली बात कहते हैं जी कैपेसिटी डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने कैपेसिटी कुछ ऐसी अपनी डिजाइनिंग कुछ ऐसी करनी होती है कि हमारी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो। कैपेसिटी कहते हैं कि हम एक मशीन से कितनी चीजें प्रोड्यूस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज अपनी बनानी पड़ती हैं। लोकेशन सिलेक्शन है जी, लोकेशन के लिए भी हमें स्ट्रेटजीज अपनी बनानी पड़ती है कि हम वो वाली लोकेशन बनाएं कि जिस लोकेशन में हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक एज मिले, कंपेटिटिव एज मिले, हम ज्यादा से ज्यादा वहां से गेन करें। लेआउट स्ट्रेटजीज हैं जी, लेआउट से मुराद ये है कि एक अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीनरी वगैरह फिट की हुई है या चीजें रखी हैं तो उन्हें इस तरतीब के साथ हम रखें कि वहां पे आसानी से कस्टमर आ जा भी सके, आप लोगों से अट्रैक्ट भी हो सके, उनको सर्विसेज भी दे सकें। जैसे आप जाते हैं बेकरीज के अंदर तो आप देखते हैं कि एक दरवाजा होता है जहाँ पे कस्टमर इन होता है, स्टार्ट में एक काउंटर होता है जहाँ पे पैसे जैसे आप ले दे रहे होते हैं, और उसके बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्म में यानी कि शीशे के रैक बने होते हैं जिसमें डिफरेंट बेकरी की आइटम्स लगी होती हैं, और आप ऐसे घूमते हैं और वहाँ पे जो भी हेल्पर होता है उसे कहते हैं यार ये भी पैक कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो और ये भी कर दो। लेआउट के बाद वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिजाइन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन स्ट्रेटजी जो हमें ओएम के अंदर बनानी पड़ती है वो ह्यूमन रिसोर्स को लेके है। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली ऐसे डिपार्टमेंट को कहते हैं या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके देना होता है। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, वो मशीन की शक्ल में हो सकते हैं, वो इंसानों की शक्ल में हो सकते हैं, वो दूसरे प्रोसेसेस की शक्ल में हो सकते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए भी हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, उसको स्ट्रेटजी देखें। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो छोटे लेवल पे है तो आप एक दो बंदा अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ, तो आपने एक बंदे को एज अ गार्ड के तौर पर भी रखा होता है, उसको डे बॉय के तौर पर भी रखा होता है, उसको अपने बावर्ची के तौर पर भी रखा होता है, जो कि क्या कर रहा होता है कि एक रिसोर्स की शक्ल में आपके 3 से 4 काम इकट्ठे कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इन तीनों चारों कामों के लिए एक ही बंदा रखेंगे तो हो सकता है कि आपको उसको बियर करने की कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़े। एंड द नेक्स्ट वन इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वंस अगेन जी ये स्ट्रेटजी आपने बनानी होती है अगेन कि चीज़ें आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे। इसके अंदर आपने अपनी लॉजिस्टिक्स का इंतखाब करना होता है कि जिनके थ्रू आपने चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह क्या करनी होती है, डिलीवर करनी होती हैं, कन्वे करनी होती हैं। एंड द एट्थ वन इज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए भी स्टूडेंट स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं जिसके लिए आप कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करें, अपनी प्रोडक्शन स्केड्यूल्स कुछ बनाएं, अपने एचआरएम की प्लानिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम से कम हो और आपका जो फ्रेश स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए। उसके बाद स्केड्यूलिंग है जी। स्केड्यूलिंग बेसिकली क्या होता है कि हमने अपने कुछ स्केड्यूल्स बनाने होते हैं, जैसे सुबह 8 से लेकर 2 बजे, 3 से लेकर 6 बजे, इस दौरान हम अपनी सर्विसेज जो है वो देंगे। अदरवाइज जो है वो हमारे क्लोजिंग आवर्स होंगे। तो फिर इस तरह से क्या होता है कस्टमर की एक आदत भी बन जाती है कि यार अगर आपने कहीं पर जाके ये चीज़ लेनी है या सर्विसेज लेनी है तो आपको इन वर्किंग आवर्स में जाना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे जाने का फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इदारा तो बंद हो जाता है। तो ये भी कस्टमर की जो हैबिट अच्छी भी आप लोग बना सकते हैं, उसकी हैबिट खराब भी आप लोग कर सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी बेसिकली होती है। एंड द टेंथ वन इज द मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो जो प्रोसेसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसको मेंटेन करना होता है ताकि आप सिस्टम के अंदर रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी लेकर आ सकें। मेंटेनेंस जो है वो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ जी डेप्रिसिएशन वाला, इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी, इवन मास्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, आपने चीजें मेंटेन ही तो करनी होती हैं जिसके बाद आपको पता चलता है कि कितनी वियर एंड टीयर है और कितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट बढ़ गई है और एक चीज की वैल्यू में कमी आती जा रही है।
सो मेंटेनेंस भी जरूरी होती है, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज आप बनाते हैं ताकि आपके सिस्टम एक फ्लो में चलते रहे। सो इट वाज द क्वेश्चन जी स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने आज जो है अपने कंपेटिटिव एडवांटेजेस को देखा और 10 ओएम डिसीजंस को देखा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। हम अपने आखिरी लेक्चर में या अपने नेक्स्ट लेक्चर में ओम के अंदर जो इश्यूज आते हैं इन इश्यूज को देखेंगे डिटेल में कि किन किन शक्लों में इश्यूज आ सकते हैं हमारे सामने। तो मैं थोड़ा सा ये टेबल 2.1 भी बोलूंगा को आपको कि आप बुक में से इसको जरूर स्टडी करें। वहां पे इसने लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंस हाउ द 10 ओएम डिसीजंस आर अप्लाइड। देखें, हम अपनी गुड्स भी ऑफर करते हैं और सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। याद रखिएगा कि ओएम के अंदर दोनों चीजें चलती हैं और दोनों को बेटर करने के लिए या दोनों में सक्सेस लेने के लिए आपको 10 डिसीजंस का सामना करना पड़ता है और वो 10 डिसीजंस ये वाले हैं, ठीक है। और उसमें आपने सर्विसेज को भी एज अ मेन पॉइंट लेकर चलना होता है। सो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था आज का आपका। तो इंशाल्लाह अपने अगले क्वेश्चन के अंदर हम इश्यूज देखेंगे, टाइम भी वैसे उनका खत्म हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें और कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।